हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये एक्टिविटी आज करेंगे जो कि पीछे हमने एक्टिविटी की थी, ओम्स लॉ प्रूव किया था, उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इससे हम देखेंगे कि जो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड आप ये सारे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या दिखा रखा है। हमारे पास ये एक सेल है और सेल कनेक्टेड है। यहाँ पर ये दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। ठीक है, ये अब इन दो टर्मिनल के बीच में हमें ये अलग अलग वायर लगानी है। 1 मीटर लेंथ की अलग अलग वायर्स है। ये थिक वायर भी है। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर की दिखा रखी है पहले एक वायर, फिर ये 2 मीटर की वायर है। यानी इस जो सेकंड वायर है इसका हमें क्या करना है, ये देखिए ये 2 मीटर लंबी वायर है। तो इसे इस तरह से हमें कनेक्ट करना है कि एक टर्मिनल इसका यहाँ लग जाएगा ऐसे, और दूसरा आके यहाँ लग जाएगा ऐसे। तो ये 2 मीटर होगी टोटल। फिर ये थिक वायर है, ये वाली जो वायर है आपकी तीसरी, ये थिक वायर है। फिर ये चौथी वायर है। अलग मटेरियल भी है, नाइक्रोम और कॉपर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि सबसे पहले हम कनेक्ट, ये फर्स्ट कनेक्ट वायर वन एंड प्लग इन की। तो पहले 1 मीटर लंबी वायर वन को कनेक्ट कीजिए और एमीटर की रीडिंग देख लीजिए। फिर कनेक्ट वायर वन एंड टू सो दैट लेंथ 2L ऑफ नाइक्रोम वायर इज कनेक्टेड। तो फिर क्या, पहले तो एल लेंथ की वायर यूज कर ली मान लो, फिर एक और दो, यानी वैसे एक जैसी दो वायर यूज कीजिए और लेंथ डबल कर दीजिए। फिर आप एमीटर की रीडिंग देखिए, तो आप देखेंगे रीडिंग में फर्क आ जाएगा, रीडिंग चेंज हो जाएगी। जबकि बैटरी हमारी सेम है, सेल हमारी सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का सेम है, लेकिन वायर की लेंथ चेंज करने से एमीटर की रीडिंग चेंज हो गई। फिर हम नाइक्रोम वायर, थिक नाइक्रोम वायर यूज करेंगे थर्ड। अभी तक हमने क्या करा, 1 मीटर की नाइक्रोम वायर, फिर 2 मीटर की नाइक्रोम वायर एक तरह से यूज की है। थर्ड में हम 1 मीटर की यूज करेंगे लेकिन थिक कर देंगे, मोटी वायर कर देंगे। फिर से एमीटर की रीडिंग में फर्क आ जाएगा। फिर हम कॉपर वायर यूज करेंगे सेम 1 मीटर की, और एमीटर की रीडिंग में फर्क आ जाएगा। तो एमीटर की रीडिंग देखिए, लेंथ बदल रही है वायर की तो भी बदल रही है, थिकनेस मोटाई बदल रही है वायर की तो भी बदल रही है, और मटेरियल बदल रहा है। यानी वायर की लेंथ 1 मीटर ही है। सबसे पहले हमने 1 मीटर नाइक्रोम वायर यूज करी, रीडिंग कुछ आई। उस 1 मीटर की हटा के हमने 1 मीटर की कॉपर वायर यूज करी, तो रीडिंग कुछ और आती है। उस 1 मीटर को हटा के हम सिल्वर की 1 मीटर वायर यूज करते हैं, कॉपर वाली को हटा के, तो रीडिंग अलग आती है। तो समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। लेंथ बदलेगी तो भी बदलेगा, मोटाई बदलेगी तो भी बदलेगा, मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसी प्रकार अगर मटेरियल बदलेगा तो भी बदलेगा। तो हर केस में मीटर की रीडिंग डिफरेंट आपको मिलेगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हर केस में सेम है। तो यहाँ से कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और एक लेंथ पे, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो ये अब आगे आप देखिए इसमें। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये पहले बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की, वायर की, जिसके कारण जो करंट का फ्लो है उसके रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है, उसे रजिस्ट किया जाता है। तो करंट के फ्लो पे अफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के कारण। ओम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब देखिए आप रेजिस्ट, अब जो एक्टिविटी की उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस की। तो हमने देखा कि जैसे ही हम वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो जो एमीटर की रीडिंग है वो घटती जाती है या बढ़ती जाती है, तो वो घटती जाती है, वो कम हो जाती है। यानी लेंथ बढ़ने पर करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस बड़ा हो गया। ऐसा कैसे मैंने कह दिया, तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर आपने लिखा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। जबकि मैंने कहा कि आपने कितनी भी वायर चेंज करी लेकिन हर केस में V सेम है, तो V कांस्टेंट हो गया। तो यानी सर्किट में V सेम है, तो I किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, R के। क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, उसको तो आप हटा सकते हैं, उसका आपकी इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो फर्क किसके कारण पड़ रहा है, रेजिस्टेंस के कारण। यानी आप जब भी वायर चेंज कर रहे हैं तो ये चीज कम ज्यादा होगी, और उसके कारण ये ज्यादा या कम होगा उल्टा। तो यही है कि लेंथ बढ़ी तो आई कम हो गया, आई कम हो गया तो रेजिस्टेंस के साथ उल्टी रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये समझ में आया हमें।
ऐसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ किया, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, यानी वायर को मोटा कर दिया। वायर मोटी हुई तो हमने क्या देखा, करंट की वैल्यू बढ़ गई। 1 मीटर की वायर थी पहले पतली, फिर 1 मीटर की मोटी वायर, 1 मीटर की मोटी वायर में करंट की वैल्यू ज्यादा आई, यानी ज्यादा करंट फ्लो किया, तो यानी करंट की वैल्यू बढ़ गई। करंट की वैल्यू बढ़ गई तो रेजिस्टेंस के साथ उल्टी रिलेशन है, रेजिस्टेंस घट गया, तो रेजिस्टेंस के साथ एरिया की क्या रिलेशन आई, उल्टी, यानी एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। ये बात भी हमें समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। अब मटेरियल रह गया, मटेरियल के चेंज होने से भी आपके रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो जो क्वांटिटी है जो मटेरियल के चेंज होने पे चेंज होती है, वो यहाँ पर आएगी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी आर एक मटेरियल, पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए बात करें तो उस मटेरियल के लिए तो केवल एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, साथ में कुछ और है जो कि फॉर्मूले के अंदर होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा मटेरियल यूज करें तो एल और ए बेशक सेम हो उस मटेरियल का, लेकिन कोई तीसरी चीज है जिसके कारण रेजिस्टेंस बदल जाए, तो वो होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, जो आपको ये दिखाई दे रहा है रो, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, एल बाई ए, और फिर डायरेक्टली का साइन अगर हटाएंगे, इसकी जगह इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज होगा जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब आगे देखिए आप, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है रो को। रेजिस्टिविटी अब डिफाइन करें तो देखिए, फॉर्मूला आप देख चुके हैं, रो एल बाय ए, एल की वैल्यू को 1 कर दो, ए की वैल्यू को 1, जो भी यूनिट है उस यूनिट का स्क्वेयर, जो भी यहाँ यूनिट है वही, तो ये कट जाएगी, स्क्वेयर एक यूनिट, तो रो 1/1 रह गया। अब देखिए यहाँ पर आर और रो की वैल्यू क्या आ चुकी है, इक्वल, क्योंकि बाकी क्वांटिटी तो हमने 1/1 कर दी। तो क्या करें, लेंथ 1 मीटर यूज कर लो, एरिया 1 मीटर स्क्वेयर यूज कर लो, और सब कुछ 1/1 हो गया, तो रो और आर बच गए। एक ये जो एक्सप्रेशन रह गया वो आर इज इक्वल टू रो का एक्सप्रेशन रह गया। तो ये जो रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस के ही बराबर आ गई। कब, जब कोई भी आपके पास वायर है उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्रॉस उसकी मोटाई का एरिया, ठीक है ना, तो उसकी मोटाई का जो एरिया, जैसे कि अब ये वायर अगर हम बात करें, इस वायर को हम देख, ये वायर है ऐसे, और इस वायर को हम इधर से देख रहे हैं, तो इस वाले इंसान को ये कैसी दिखेगी, तो हम सोचो मैं हूँ ये देख रहा हूँ इसको, तो अब स्क्रीन से मैं देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा, तो ये गोल हिस्सा मुझे दिखाई देगा तो ऐसे दिखेगा। तो ये एरिया कितना कर दो, 1 मीटर स्क्वेयर, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी कर दो, 1 मीटर। तो इस वायर में जितना रेजिस्टेंस है वही इसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी, यानी इसके रेजिस्टेंस का ही नाम रेजिस्टिविटी हो गया, जब हमने इसका लेंथ 1 मीटर फिक्स कर दिया और एरिया 1 मीटर स्क्वेयर फिक्स कर दिया। तो अब किसी भी मटेरियल के लिए, अब आप कोई, ये कॉपर मटेरियल था सोचो, अब हम नाइक्रोम लेते हैं, तो नाइक्रोम में भी बिल्कुल इतना ही बड़ा सिलेंडर लीजिए, 1 मीटर स्क्वेयर जिसका ये एरिया हो सामने का, और ये लेंथ 1 मीटर हो, ऐसा एक सिलेंड्रिकल वायर लीजिए, तो वो नाइक्रोम वायर जो होगा, उस नाइक्रोम वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर वाली नाइक्रोम वायर का 1 मीटर स्क्वेयर वाली का, तो वो रेजिस्टेंस ही इसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो इसके लिए एक आसान डेफिनेशन है, वो क्या, देखो, हम क्या करते हैं, हम एक क्यूब लेते हैं, हम एक क्यूब ले लेते हैं, तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब का ये एरिया है 1 मीटर स्क्वेयर, और ये जो लेंथ है ये है 1 मीटर। तो किसी भी मटेरियल का, जो भी आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल है, उस मटेरियल का क्यूब बना दो, यूनिट क्यूब, कैसा क्यूब बन गया ये, यूनिट क्यूब, क्यों, क्योंकि देखो ये लेंथ 1 मीटर है तो क्यूब है, तो ये लेंथ भी 1 मीटर होगी इसकी, और ये लेंथ भी 1 मीटर होगी, तो यूनिट क्यूब कहलाएगा। ऐसा क्यूब क्या कहलाता है, यूनिट क्यूब, जिसकी तीनों ही साइड 1 1 हो। तो यूनिट क्यूब का ऑटोमेटिक जो एरिया निकालोगे तो 1 यूनिट का स्क्वेयर आएगा, और लेंथ निकालोगे तो यूनिट लेंथ आएगी। तो कोई भी मटेरियल है उसका यूनिट क्यूब लो, उस यूनिट क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होता है वही उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, करंट का फ्लो परपेंडिकुलर टू द फेसिस होना चाहिए, जो भी अपोजिट फेस होंगे इस यूनिट क्यूब के, उसके 90 डिग्री पे करंट का फ्लो होना चाहिए। उस कंडीशन में जितना रेजिस्टेंस उस मटेरियल का है वो उसकी रेजिस्टिविटी है। बाकी अगर करंट ना भी फ्लो करे तो भी डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी उस यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यूनिट इसकी क्या होगी,
रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टेंस की ओम होती है, अभी आपने देखा था ये 1 मीटर स्क्वायर है तो बटे में मीटर बच जाएगा, तो ये मीटर गुणा हो जाएगा तो ओम मीटर। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म भी दे रखी है साथ में। ठीक है, ये है। ये अलग अलग मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दिखा रखी है। तो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बदलेगा रेजिस्टिविटी बदलेगी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मेटल की कितनी होती है, एलॉय की कितनी होती है, और इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मेटल की सबसे कम होती है। ये हमें दिखाई दिया। और सेमीकंडक्टर की इनके बीच की होगी, मेटल और इंसुलेटर के बीच की। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल का क्या कैसा नेचर है उस पर, और एक टेम्परेचर यानी कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगी। मटेरियल बदलोगे तो भी रेजिस्टिविटी बदलेगी, मटेरियल सेम रखो टेम्परेचर चेंज कर दो तो भी रेजिस्टिविटी बदलेगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अब ये न्यूमेरिकल्स आप सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, तो एक मैं समझा देता हूँ आपको। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। क्या कहा गया कि कितना करंट फ्लो करेगा एक बल्ब में से अगर आप 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो और रेजिस्टेंस दे रखा है उसके फिलामेंट का 1200 ओम। तो ओम्स ला सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी पता है आपको, आर पता है, सोल्व कर लीजिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल आप ये देखिए, एग्जाम्पल 9। ए पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट टिल इट्स लेंथ इज डबल। तो क्या कहा गया, एक वायर है, उस वायर को हमने ड्रॉ किया, खींचा, और खींच के इस प्रकार खींचा कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया, यानी जितनी भी लेंथ थी L1 लेंथ मान लीजिए, तो उसकी जो L2 लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ L1 हो गई। कंपेयर न्यू रेजिस्टेंस विद इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितना अधिक या कितना कम हो गया, या कितना हो गया नया रेजिस्टेंस। ठीक है, वो आपको बताना है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको पता है जब हम वायर को खींचेंगे तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा यानी लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो उसका एरिया घट जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं। यानी मोटी वायर होगी तो वो पतली वायर हो जाएगी। तो ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी सेम, और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, वी, एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो A1 L1 ड्रॉ कर दिया तो A2 L2, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दो। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। L2 की जगह आप क्या लिख, L2 की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ L1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डबल लेंथ कर देनी है। तो 2 टाइम्स ऑफ L1 अगर आप लिख देंगे तो यहाँ L1 से L1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो A2 कितना आ जाएगा, A1 का हाफ, यानी शुरू में जो ओरिजिनल एरिया था उसका आधा हो गया है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनिशियल जो रेजिस्टेंस का R1 का फॉर्मूला होगा रो L1 बाई A1, मटेरियल सेम है इसलिए रो दोनों ही केस में सेम रहेगा। R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2। रो L2 की जगह क्या कर दोगे, 2 टाइम्स ऑफ L1, A2 की जगह A1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 4 रो L1 बाई A1, और जबकि आपका रो L1 बाई A1, रो L1 बाई A1 ये क्या था, R1, तो 4 टाइम्स R1 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, 4 गुना हो गया। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे आप कीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल, और मिक्स्ड ग्रुपिंग, सीरीज पैरेलल दोनों इकट्ठे भी इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, जो आपका ये देखिए, एंड टू एंड व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट टेल एंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू इनिशियल एंड ऑफ अदर रजिस्टर। क्या कहा गया, एंड टू एंड कनेक्शन हो, एक खत्म होता है दूसरे का एंड, दूसरे का यानी स्टार्टिंग एंड, यानी एक का लास्ट एंड दूसरे का स्टार्टिंग एंड कनेक्ट हो गया, फिर उसका लास्ट अगले तीसरे के स्टार्टिंग से। तो एंड टू एंड कहेंगे हमेशा। तो एंड टू एंड जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो ऐसे कनेक्शन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो ये देखिए दिखा रखा है यहाँ पे 3 रजिस्टर एग्जांपल लेके। तो बैटरी की वोल्टेज कुछ लगाई गई है तो वो वोल्टेज बट जाएगी यहाँ पे, V1 V2 V3, तो सीरीज में वोल्टेज बट जाती है, करंट सेम रहेगा, करंट आई हम मान रहे हैं, आई फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए, जो वोल्टेज जो बटी है तो वोल्टेज लगाई थी V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ लगाइए। अगर सोचो ये तीनों रजिस्टर हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगा दूं कि करंट की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, आई ही वैल्यू रहे, तो पक्की बात ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है डॉटेड लाइन से दिखा रखा है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट है, इन तीनों के बराबर काम कर रहा है, क्योंकि इन तीनों ने मिला के आई करंट बनाया है सर्किट में, और ये अकेला आर भी आई करंट बना रहा है।
अच्छा, अकेला आर अगर आप लगाओगे तो इसे तो सारी वोल्टेज वी मिलेगी, लेकिन 3 लगाओगे तो V1 V2 V3 में बट जाएगी। तो देखिए V1 V2 V3 आपने V को लिख दिया, V1 V2 V3। तो ये V क्या है, ये V है इस अकेले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, जो टोटल वोल्टेज है वो V, और इन तीनों के बराबर जो मिलके बटी हुई है वो बराबर है। तो V, मैंने कहा ये R लगाने पे भी करंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो करंट की वैल्यू I ही है। और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, कैपिटल R भी लिख सकते हो। तो मैं इसको RS नाम दे रहा हूँ, सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V1 को क्या लिखूंगा, I1R1, लेकिन I1 तो I ही है, बताया ना तीनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है IR1। फिर ऐसे ही IR2 IR3, I कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा, I को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा R1 R2 R3। I से I दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो RS क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका ये आपको मिल गया, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस एडअप हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलली हमने जोड़ रखा है, वोल्टेज भी लगाई हुई है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, अभी ये ध्यान दीजिए, सभी रेजिस्टेंसेज का एक एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहा जाता है। तो देखिए सभी का ये फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड तीनों का कनेक्टेड है एक ही पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इससे ऐसे ही दूसरा इस पॉइंट से, तो सभी का एक एंड एक पॉइंट से, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो, ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बट जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो ये करंट बट गया I1 I2 I3 में, I करंट आया था। अब सोचिए इसके इक्विवेलेंट ऐसा ही अगर कोई इन तीनों के बराबर एक अकेला रेजिस्टेंस हो और वो भी सर्किट में कितना करंट फ्लो करा दे, I ही फ्लो करा दे, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला, ये इन तीनों के बराबर काम करेगा। तो कैसे, अब देखिए बटा क्या इसमें करंट, जो बटता है वहां से शुरुआत होती है। तो I बराबर किस में बट गया, I1 I2 I3 में। I को क्या लिख सकते हैं, अब देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, क्यों, क्योंकि पॉइंट सभी के लिए सेम है। भाई जो ये पॉइंट है ये पहले से भी कनेक्टेड है, यही पॉइंट दूसरे से भी, यही पॉइंट तीसरे से भी। तो इस पॉइंट को तो कोई लेना देना नहीं, पहला करंट पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है, तीसरा, ये तो कहेगा मैं तो उसी जगह पे हूँ, ये पॉइंट भी कहेगा मैं अपनी जगह पे हूँ, तो मैं तो तीनों को अगर वोल्टेज दूंगा तो सेम ही दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट फिक्स है जिसके कारण वोल्टेज भी क्या है, फिक्स है। तो इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज सभी को क्या मिलेगी, सेम। तो वोल्टेज सभी के लिए सेम है। तो अब आप क्या मिल गया आपको, तो आई जो आपको मिला I1 I2 I3, उसे आप क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से, तो इसे लिखेंगे V बटे आर, ये V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3, V कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, ये देखिए ये आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।